हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पार्थ शिक्षा। दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 8 कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि डिस्काउंट यानी कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का गुड्स खरीदने और बेचने पे अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दिया जाता है तो उसकी क्या एंट्री होती है, हमने पिछले क्लास में सीख लिया था। आज के लेक्चर में हम उसी से कुछ रिलेटेड हम देखेंगे कि हमने किसी को उधार में सामान बेचा था तो उससे पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगा, अगर हाफ मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, अगर कुछ डिस्काउंट मांग लिया तो, क्योंकि हमने कैश डिस्काउंट का मतलब हमने देखा था ना कि इमीडिएटली पैसा रिसीव होने के लिए अगर हम उसको कुछ लालच देते हैं तो उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो इसमें कुछ रिसीव की है अमाउंट, पेमेंट की एंट्री करनी है, तो फटाफट हम अभी देख लेते हैं। तो सबसे पहले आज ये जो 9 एंट्री है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूज होते रहते हैं। एक बार देख लीजिए ध्यान से कि ये 9 में क्या है। देखने में तो आपको जैसे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ये 3 तो ये क्वेश्चन नंबर ये 4 या 5 जो यहाँ पे लिखा हुआ है देखने में आपको एक जैसा लगेगा पर है नहीं। तो जरा देखते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आपका बैड डेट्स का ट्रीटमेंट। क्या है? बैड डेट्स का ट्रीटमेंट है। और उसके बाद जो ये एंट्री नंबर 3 है वो है आपका बैड डेट्स रिकवर्ड का। क्या है? बैड डेट्स रिकवर्ड का। मैं अलग से हेडिंग नहीं, मैं यहीं पे बस करा रहा हूं। तो देखिए बैड डेट्स का मतलब क्या होता है। मैंने किसी को उधार सामान बेचा, यहाँ पे रमेश को बेचा था 5,000 रुपए का उधार सामान। अब क्या लिखा है, ₹5,000 ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। मतलब मैंने किसी को बेचा, अब अगर वो पैसा देने लायक नहीं है या तो वो इरिकवरेबल वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में या फिर इंसॉल्वेंट वर्ड यूज करेगा। पैसा नहीं देने लायक नहीं है, मर गया, डूब गया, दुनिया से चला गया, तो अब आपके लिए लॉस है ना। हाँ सर लॉस हो गया। उस लॉस को कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं? बैड डेट्स। जब हमने किसी को पैसा दिया या फिर किसी को उधार में सामान बेचा और उससे पैसा मिला था, नहीं मिला ना तो डूब गया, तो एंट्री क्या होगी सर? इसकी एंट्री यहाँ पे होगी आपकी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैड डेट्स लॉस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, और लॉस का नाम है बैड डेट्स। 2 सर ये पैसा किससे मिलना था? सर ये रमेश से मिलना था, तो रमेश क्रेडिट हो जाएगा। कितना रुपए सर? 5,000 रुपए। ओ माय गॉड, ये तो सर कमाल हो गया। हाँ सर, अब अगला देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ये तो फुल्ली बैड डेट्स हो गया। अब ये पार्टली है। पार्टली कैसा होता है? सोहन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यानी सोहन इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब वो पैसा देने की स्थिति में नहीं है। रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसे इन अ रूपी ऑन अ डेट ऑफ ₹10,000। मतलब ये इंसॉल्वेंट हो गया, देने लायक नहीं है, बट उसके ऑफिशियल यानी कि उसके कुछ देने वाले जो है सगा संबंधी, तो उसने कितने दिए हैं? उसने बोला कि मैं 60 पैसे दूंगा 1 रुपए के बदले में। तो 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मतलब कि 60 पैसे, मतलब 60% के बराबर है। तो उससे मुझे कितना पैसा लेना था? उसने मुझसे 10,000 रुपये उधार ले रखा था, यानी 10,000 रुपये मुझे उससे लेना था। तो 10,000 रुपये का 60%, 60 पैसे 1 रुपए में, तो 10,000 रुपये में कितना कैलकुलेशन तो आएगा ना। 10,000 रुपये में 60, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 100 पैसे के बदले में 60 मिल रहा है, तो 10,000 में कितना आएगा? 6,000 रुपये। तो 6,000 रुपये मिल जा रहा है, तो सर मिल जाएगा तो क्या एंट्री हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए मिल गया सर? 6,000 रुपये। जबकि मिलना कितना था? किससे मिलना था? सोहन से। तो सोहन से मुझे 10,000 रुपये मिलना था, तो टू सोहन 10,000, 4,000 डूब गया ना सर। हाँ, इसको कहते हैं बैड डेट्स। क्या कहते हैं? बैड डेट्स अकाउंट। कमाल है। तो देखो दोनों में बैड डेट्स, ये फुल्ली बैड डेट्स है, ये पार्टली वाला हमने समझ लिया। कमाल है ना। अब कई बार ऐसा होता है, कल का भूला अगर शाम को आ जाए, क्या कहते हैं, कल का भूला सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो वही कहानी है यहाँ पे। रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर ₹700, यानी कि पिछले साल मुझे किसी से पैसा लेना था, उसने नहीं दिया, डूब गया पैसा। तो मैं पिछले साल जब पैसा मिलना होता नहीं मिलता तो क्या एंट्री कर देते हैं? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, क्योंकि डेटर खत्म, एसेट्स खत्म, एसेट चला गया ना, क्रेडिट वर्ड गोज अप, ठीक है ना। और क्योंकि ये रमेश एक इंसान था तो क्या है? क्रेडिट द गिवर, यानी रमेश देने वाला था, नहीं दिया। अगर दे देता तो कैश अकाउंट डेबिट होता, नहीं दिया तो बैड डेट्स। ओके,
सर अब मुझे पैसा पिछले साल नहीं दिया था तो मैं एंट्री कर दिया हूँ बैड डेट्स टू रमेश। अब वो भूला, कल का भूला अगर आज पैसा दे दे तो क्या हमारे लिए फायदा ना? हाँ सर, क्योंकि पिछले साल मैंने लॉस मान लिया था ना। हाँ सर, अब इस साल मिल गया तो मेरे लिए फायदा है घाटा? सर कैसी बात है, फायदा ही फायदा है। तो फायदा बोले तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो सर उस फायदा इनकम का नाम क्या होगा? डूबा हुआ पैसा मिल गया है तो उसको बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर। क्या बोलेंगे? बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। बैड डेट्स रिकवर अकाउंट कितना रुपए है सर? 700 रुपए। अब पैसा मिल गया ना तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितना रुपए? 700 रुपए। कमाल है सर। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ, क्या है? रिसीव्ड रुपीज 90,000। ध्यान से देखना, ये 4 5 देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे पर बहुत अंतर है। अगला देखिए, रिसीव्ड रुपीज 19,000 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000। यानी मुझे श्याम से कितने रुपए मिलने थे? 20,000 रुपए। उसके अकाउंट से उससे कितना लेने थे? 20,000 रुपए। और मुझे मिले कितने हैं? 19,000 रुपए। इसका मतलब ये नहीं कि 20 मिलना था 19 मिल गया। सर 1,000 रुपए क्या हुआ? 1,000 बैड डेट्स हो गया या डिस्काउंट हो गया? ना बैड डेट्स है ना डिस्काउंट है, ऐसा फुल सेटलमेंट नहीं लिखा है। देखिए अगले लाइन, अभी अगले लाइन का मतलब मैं बताता हूं। पहले यहाँ पे ऑन हीज अकाउंट का मतलब मुझे उससे कितने रुपए लेने थे? 20,000 रुपए। तो 20,000 रुपए लेने थे, 19,000 मिल गया। क्या कहीं क्वेश्चन में लिखा है कि चेक के थ्रू रिसीव हुआ है? नहीं लिखा है ना, तो हम कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश। तो इसका मतलब यहाँ पे एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू। किससे पैसा मिला है? टू सर श्याम से मिला है। कितना रुपए मिला है? 19,000 रुपए। ओ माय गॉड, 20 मिलने तो 19, अभी एक रह गया। 1,000 बाद में मिल जाएगा कभी, ऐसा तो नहीं लिखा ना कि वो 1,000 रुपए नहीं देगा। ये सेटलमेंट कुछ बात नहीं बोला। अगला वाला पॉइंट अगर समझ में आ जाएगा तो ये वाला पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले अगला वाला देख लेते हैं। रिसीव्ड रुपीज 19,000 फ्रॉम भरत इन सेटलमेंट विच अकाउंट फॉर 20,000। ओ माय गॉड, ये जब भी सेटलमेंट लिख दे ना दोस्त तो इसका मतलब डिस्काउंट होता है। जब भी ये सेटलमेंट वर्ड यूज करे इसका मतलब कैश डिस्काउंट होता है। और आपको पिछले क्लास में ही बता दिया था कि कैश डिस्काउंट का मतलब या तो डिस्काउंट रिसीव होगा या डिस्काउंट अलाउड। जब पेमेंट करने की बात होती है तो इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव होगा, और पैसा रिसीव हम करेंगे तो डिस्काउंट हम ही देंगे ना। तो जब पेमेंट रिसीव होने की बात होगी तो वहां पे डिस्काउंट अलाउड होगा। तो यहाँ पे रिसीव हो रहा है ना, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट हम देंगे। तो जब भी सेटलमेंट की बात होगा तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा, और जब इंस्टॉलमेंट की बात हो जाए तो उस समय बैड डेट्स होता है। याद रखना कि यहाँ भी मुझे उसको 10,000 रुपये मिलना था, मिला 60 पैसे यानी कि 6,000 रुपये। तो वहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, वहाँ पे अब देने लायक ही नहीं है। और जब रजामंदी से, डिस्काउंट का मतलब होता है दो लोगों की रजामंदी से जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो यहाँ पे सेटलमेंट यानी हिसाब बराबर। तो 10 मिलना था, 9,000 रुपये मिला और हिसाब बराबर। तो फिफ्थ एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 रुपये, ठीक है ना। और 2 मुझे किससे मिलना था सर? मिलना था भरत से, 19,000 रुपये। 2 भरत, कितना रुपए भरत से मिलना था? 20,000 रुपये। हिसाब बराबर मतलब 1,000 रुपये का डिस्काउंट, और हमने डिस्काउंट दिया है ना क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपए सर? 1,000 रुपये। अब देखो दोनों एंट्री एक जैसा ही लग रहा है, फोर्थ एंड फिफ्थ एक जैसा ही लग रहा है, बट दोनों में अंतर है। यहाँ पे लिखा है कि ऑन हिज अकाउंट फॉर 20,000, यानी उससे मुझे श्याम से 20,000 लेना था, 19,000 मिल गया, 1,000 बाद में कभी मिलेगा। तो हम तो जितना ट्रांजैक्शन होता है उसी की एंट्री करते हैं ना। हाँ, 1,000 फ्यूचर मिलेगा तो फ्यूचर में एंट्री करेंगे 1,000 की। ओके, आज इसमें देखो रिसीव 19,000 रुपये हुआ फ्रॉम भरत से इन सेटलमेंट, यानी हिसाब बराबर हो गया। अब तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है। 20,000 रुपये लेना था, 19,000 मिल गया, हिसाब बराबर, कोई लेना देना नहीं। तो लेना देना नहीं है तो 20 मिलना था, 19 मिल गया, 1,000। अब लेना देना नहीं है तो घाटा तो सहना पड़ेगा ना, तो 1,000 रुपये का नुकसान सहना पड़ गया जी, है ना। कमाल की बात। ओके, अब सेम अगर 4-5 समझ में आ गया तो 6-7 भी आसानी से हो जाएगा। पेमेंट की बात है तो पेड रुपीज 9,000 टू मोहन ऑन हिज अकाउंट फॉर 10,000, यानी यहाँ भी मोहन को कितने रुपए देने थे? 10,000 रुपये। मोहन ऑन हिज अकाउंट यानी मोहन को मुझे 10,000 रुपये देना था और मैंने कितना दिया? 9,000 रुपये। सर डिस्काउंट है क्या? ना, अभी तो समझा है कि ऑन हिज अकाउंट का मतलब इसको 10,000 रुपये देना था, दिए 9,000 रुपये। अभी 1,000 रुपये
क्या 1000 रुपये फ्यूचर में देंगे, जब देंगे तो एंट्री करेंगे ना। यहाँ पे सेटलमेंट की बात बोला है ना इंस्टॉलमेंट की बात बोला है, तो फ्यूचर में दे देंगे, कोई बात नहीं। तो हम किसको दे रहे हैं यहाँ पे पैसा? मोहन को। तो ऑन अकाउंट का मतलब कभी भी बैंक मत समझ लेना, ये जो बैंक एंट्री कर देते हैं ना बिल्कुल गलत है। मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं टू कैश और डिस्काउंट भी नहीं। कितना रुपए पेमेंट किए हैं सर? 9000 रुपये हमने पेमेंट किया है। अच्छा 7 नंबर पे देख लेते हैं जी। सेम पेड 9000 टू सोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 10,000, यानी कि मुझे सोहन को 10,000 रुपये देना था, 9000 रुपये दिए। और सेटलमेंट तो मैंने जैसे क्या बोला कि जब भी सेटलमेंट हो इसका मतलब कैश डिस्काउंट। अच्छा सर हम पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिलेगा। किसको पेमेंट कर रहे हैं सर? सोहन। सोहन तो सर रिसीवर है, तो सोहन तो डेबिट हो जाएगा। सोहन को मुझे कितने रुपए देना था सर? 10,000 रुपये, और मैं दे कितना रहा हूं? 9000 रुपये, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 9000 रुपये। और बोला है फुल सेटलमेंट जी। अब हिसाब बराबर, मतलब 10 के बदले 9 ही गया मेरे जेब से सर। 1000 का तो मुनाफा हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उस इनकम का नाम क्या है? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कमाल है ना सर, बहुत कमाल की बात है सर। ओके 7वां भी हो गया। 8वां पेड इनकम टैक्स। क्या लिखा है क्वेश्चन में? पेड इनकम टैक्स। तो देखो इनकम टैक्स जो होता है ना वो 2 लोग पे कर सकते हैं। एक होता है बिजनेसमैन, अगर मैं कहूँ बिजनेस की तो बिजनेस यहाँ पे एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, और दूसरा होता है बिजनेस में पार्टनरशिप या फिर कंपनी, यही होता है। तो याद रखना अगर इनकम टैक्स अगर सोल प्रोपराइटर पे कर रहा है, यानी जिसमें बिजनेस का अकेला ओनर होता है, तो उसको हम ड्राइंग्स की तरह ट्रीट करते हैं। क्या ट्रीट करते हैं दोस्तों? ड्राइंग्स। यानी कि इनकम टैक्स जो है अगर कोई सोल प्रोपराइटरशिप में पेमेंट करता है तो वो उसके लिए ड्राइंग्स होता है। क्या होता है? ड्राइंग्स। तो ये एंट्री नंबर 8 के लिए मैं करा रहा हूं, क्या होगा? ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या होगा सर? सर पेमेंट किए चेक के थ्रू, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। कमाल है, यानी कि फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है। इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो तो वो इंडिविजुअल नेचर का एक्सपेंस है, यानी कि पर्सनल एक्सपेंस है। इनकम टैक्स जो है सोल प्रोप्राइटरशिप में पर्सन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे काउंट होता है। तो इसीलिए अब बिजनेस का पैसा अगर आप इंडिविजुअली यानी पर्सनल पर्पस के लिए कुछ भी यूज करते हो तो ड्राइंग से डेबिट होता है ना? हाँ सर, बिजनेस का ओनर रिसीवर माना जाएगा। तो बिजनेस का ओनर जब कुछ रिसीव करता है तो उसको ड्राइंग से डेबिट करते हैं टू बैंक। अच्छा सर, तो सर एक्सपेंस किसके लिए? इनकम टैक्स तो देखने से तो खर्चा लग रहा है, खर्चा सोल प्रोप्राइटरशिप में नहीं माना जाता, पार्टनरशिप और कंपनी के लिए माना जाता है नॉर्मली पार्टनरशिप। तो यहाँ पे इनकम टैक्स पार्टनरशिप के लिए अगर करोगे तो इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट करोगे टू सर बैंक अकाउंट होगा। क्या होगा? टू बैंक अकाउंट। याद रखना, यानी कि जब तक फर्म का कोई एक्सपेंस ना हो तब तक एक्सपेंस डेबिट नहीं होगा। यहाँ पे ये इनकम टैक्स वो फर्म का एक्सपेंस नहीं है, वो इंडिविजुअल लेवल का। बट जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में इनकम टैक्स जो है वो फर्म का एक्सपेंस माना जाता है। इसीलिए उस एक्सपेंस का नाम मैंने लिखा है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट, टू बैंक के थ्रू पेमेंट हो गया। कमाल है, क्लियर हो गया होगा? हाँ सर, ये हमारा 8वां हो गया। 9वां भी बता दो, पेड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ किसका होता है सर? इंसान का। आप चाहे सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप में कोई हो, लाइफ तो हमेशा इंसान की ही होती है ना? हाँ सर, तो इसका मतलब इन दोनों चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप में हो या पार्टनरशिप में हो, जब भी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट होता है तो इसका मतलब क्या है? तुम अपने आप के खुद का इंश्योरेंस करवा रखे हो तो उसका प्रीमियम दे रहे हो, तो फर्म का एक्सपेंस थोड़ी ना है सर। फर्म का एक्सपेंस तो अगर फर्म का इंश्योरेंस करवाते हो, फर्म में कोई सामान है, कोई एसेट्स है, उसका इंश्योरेंस करवाते हो तो फिर इंश्योरेंस एक्सपेंस है। पर खुद का इंश्योरेंस करवाए हो तो इसका बिजनेस से क्या लेना देना? खुद की शरीर तो पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, तो पर्सनल पर्पस के लिए अगर बिजनेस का कुछ भी यूज करते हो तो सर ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होता है। हमने यही समझा ना? हाँ सर, तो यहाँ भी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा
टू चेक के थ्रू पेमेंट किए हैं तो टू बैंक अकाउंट कितना रुपया सर पेमेंट किया 5,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये यहाँ पे आ गया। ये है हमारा 8वां, ये 9th नंबर पे था, ये 8th नंबर पे। कमाल है ना। तो ध्यान रहेगा कि बिजनेस घर से बिजनेस के लिए लाते हैं तो कैपिटल क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट तो गिवर, ओनर का नाम कभी नहीं लिखते। तो जब देता है ओनर तो गिवर है, तो गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो देने की जगह हम कैपिटल लिख देते हैं गिवर का नाम। अब यहाँ से ओनर ले रहा है तो रिसीवर को डेबिट करते हैं, तो क्योंकि ओनर का नाम नहीं लिखना है तो ड्रॉइंग्स। जब लेके आता है कुछ घर से तो कैपिटल के नाम से क्रेडिट, और फर्म से कुछ लेके जाता है तो ड्रॉइंग्स के नाम से डेबिट। ये आज का 9 ट्रांजैक्शन था, उसका मतलब हमने समझने की कोशिश किया कि इस तरह का अगर ट्रांजैक्शन आए तो उसकी जर्नल एंट्री किस तरह से की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताइए, अच्छा लगेगा क्योंकि आपका कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछिए, और समझ में आ रहा है और अच्छे से तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।